अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT 11 का लेसन नंबर 24 करेंगे, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। और ये जो मेरी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन होगी ये 2 या 3 वीडियो में होगी, उसमें मैं आपका सारा कोर्स कवर कर दूंगी। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आप ये मेरे अगर 2 या 3 पार्ट देखेंगे तो आपका पेपर 100% सॉल्व होगा और आप अच्छा GP सिक्योर कर सकते हैं। पहला है व्हाट इज द परफॉर्मेंस अप्रेजर। परफॉर्मेंस अप्रेजर मीन टू इवैल्यूएट एंड जज एंड चेक द वर्क ऑफ एम्प्लॉयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। परफॉर्मेंस अप्रेजर क्या होता है? जब हम एम्प्लॉयर की इवैल्यूएट करते हैं, परफॉर्मेंस की एम्प्लॉयर की जॉब को और उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं और जज करते हैं कि एम्प्लॉयर क्या हमारी जो ऑब्जेक्टिव है जॉब के वो कवर कर सके या नहीं कर, क्या उसका वर्क ठीक है जिस लिहाज से हम चाहते हैं कि वही वर्क कर रहा है, हमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं वो परफॉर्मेंस अप्रेजर में आती है, लेकिन एक खास पीरियड के अंदर चेक करने से होता है। उसके बाद हमारे पास है फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजर। ये परफॉर्मेंस अप्रेजर MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पहले एग्री ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू साइन ए जॉब एंड स्टैंडर्ड जॉब एंड पोस्ट डिस्क्रिप्शन। मतलब कि हम जो एम्प्लॉयर को जॉब असाइन कर रहे हैं क्या वो एग्री है इस चीज़ के लिए जॉब करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि पास एम्प्लॉयर ऐसे भी होते हैं, आप उनको शिफ्ट करते हैं तो उनको वो काम पसंद नहीं आता, वो जानबूझकर काम पर डिले करते हैं, काम अच्छे तरीके से नहीं करते। अगर उनको जॉब को वाकई वो इस चीज़ को उनका इंटरेस्ट है जॉब को करने का, क्या वो एग्री है अपनी साइन जॉब के साथ, इसका ये मतलब है। टाइम पीरियड मतलब एक खास टाइम पीरियड में हम चेक करते हैं इसकी परफॉर्मेंस को। स्किल रिक्वायर्ड टू अचीव ऑब्जेक्टिव, मतलब उसकी स्किल है रिक्वायर्ड है कि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ऑब्जेक्टिव को चेक द ऑब्जेक्टिव और अचीव एंड नोट। अब जो भी एम्प्लॉयर कंपनी हमें रखती है वो तो देखती है नहीं कि उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हैं, हो रहे नहीं हो रहे। अगर अचीव नहीं होगी तो वो सारी बातें निकाल देगी। तो चेक करना है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे नहीं हो रहे। इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर इफ द ऑब्जेक्टिव वर अचीव एंड नोट। यानी कि हमने अपर जो मतलब अगर एक एम्प्लॉय काम करे तो हमने क्या करना है, मैनेजमेंट ने इन्फॉर्म करना है उसको इन्फॉर्म करना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो उसको मोटिवेट और रिवॉर्ड देना है। ठीक है, आखिरी 2 पॉइंट पे ये लिखा है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फीडबैक। उसके बाद हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजर के इम्पोर्टेंस क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजर की। देखें आजकल के दौर पे आपको पता है हर जो चीज़ है मैनेजर का बहुत वो इम्पोर्टेंट रोल होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसमें क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है वो एम्प्लॉयर्स के अंदर ऊपर मैनेजर रख देती है। तो मैनेजर क्या करते हैं, बेसिकली वो परफॉर्मेंस अप्रेजर करते हैं। वो इसलिए करते हैं, देखते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय इस काबिल है वो जॉब को कर सकता है, कौन सी स्किल है वो इस लिहाज से जॉब कर सकता है, और अगर उसके पास स्किल नहीं है तो कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें वो देखती है, जो उसकी जो वीकनेस होती है एम्प्लॉय को बताती, गाइड करती है ताकि एम्प्लॉय ठीक कर ले और वो ज़्यादा अच्छा तरीके से अपने गोल को अच्छे तरीके से अचीव कर ले। इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगर टाइप ऑफ अप्रेजर क्या है, देयर आर 2 टाइप ऑफ परफॉर्मेंस। एक फॉर्मल अप्रेजर है, एक इनफॉर्मल अप्रेजर। फॉर्मल अप्रेजर एंड सिस्टमैटिक अप्रेजर यूजली अकर सेमी एनुअली एंड एनुअली। ये ऐसी अप्रेजर होती है जो 6 महीनों में और या 12 मंथ में साल की होती है। इसके 4 पर्पस होते हैं इसको करने के लिए। एक टू लेट एम्प्लॉय नो फॉर्मली हाउ दे करंट परफॉर्मेंस इन बीइंग रेटेड, कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉय हु डिजर्व मेरिट अरेज, कि वो डिजर्व कर रहा है मेरिट के लिहाज से। टू लोकेट एम्प्लॉयर हु नीड एडिशनल ट्रेनिंग, कि उसको कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, एडिशनल ट्रेनिंग। टू आइडेंटिफाई द कैंडिडेट फॉर प्रमोशन, अगर वो एम्प्लॉय कर रहा है तो उसकी प्रमोशन कर देनी चाहिए। अब इसमें जो मुख्तलिफ जो इसकी जो अप्रेजर में ये चीज़ें होती हैं इनको आपने पढ़ लेना है। इनफॉर्मल अप्रेजर क्या होती है, इनफॉर्मल अप्रेजर वो होती है जो हम रूटीन बेस में करते हैं, जो हमारे सब ऑर्डिनेट करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजर जो होते हैं, फॉर्मल अप्रेजर वो हमारे मैनेजर करते हैं, और ये सब ऑर्डिनेट जो होती हैं वो हमारे क्या कहते हैं, रोज बेस में चेक करते हैं। रोज का हमारा उनका लिंक होता है। तो वो कैसे चेक करते हैं, मेथड के ऑब्जर्व करते हैं, हमें ऑब्जर्व करके करते हैं, कम्युनिकेट करके करते हैं, चेक वर्क करके करते हैं और हमें फीडबैक देते हैं। अगला है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है कि रिवार्ड देना। जब एम्प्लॉयर काम करता है उसके बिहाफ में जो हमें पैसे मिलते हैं वो होते हैं कंपनसेशन। जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको मंथली एक सैलरी मिल रही है, वो आपकी कंपनसेशन है। उसके बाद स्टैंडर्ड सैलरी।
स्टैंडर्ड सैलरी वही जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, मंथली सैलरी मिल जाती है। एडिशनल कंपनसेशन जैसे कि आप कोई बोनस दे दें, कुछ ऐसे दे दें, और अदर रिवार्ड में बेनिफिट में आ सकता है आप ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी बिल वगैरह, ये सारे हमारे पास कंपनसेशन में आ जाता है। उसके बाद है प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन एंड सेपरेशन एंड ले ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर अगर काम अच्छा करेगा तो उसको हम प्रमोट कर दें एक हाई पोजीशन के लिए, तो वो हमारा हो जाएगा प्रमोशन। ट्रांसफर क्या होगा, एक एम्प्लॉयर को दूसरी जॉब के लिए हम ट्रांसफर कर दें, वैरायटी ऑफ रीजन पे ट्रांसफर करें। अगर वो काम इसको हमने जॉब असाइन किया वो हमें सेटिस्फाई नहीं करा तो हम उससे लो लेवल पे चले जाएंगे। अगर हमने उसे काम कर दिया है और वो काम अच्छा करा, सेटिस्फाई बहुत अच्छा करा, हम चाहते हैं कि वो तो कहते हैं उससे भी अच्छे लेवल में काम कर सकते, उसको तो हाई लेवल पे पोजीशन दे देंगे। उसके बाद है डिमोशन। डिमोशन ये है कि हम एम्प्लॉय को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय को रख लेते हैं, एम्प्लॉय अपना काम ठीक तरीके से नहीं करता, किसी वजह से कोई या तो उसको इंटरेस्ट नहीं, या वो क्या कहता है चाहता ही नहीं है, काम करना चाहता नहीं है, 2 नंबरी करता है, तो वो हमारे पास, तो हम उसको फिर सजा देते हैं। डिमोशन हमारी इस काइंड ऑफ सजा, इज अ पनिशमेंट, इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। तो ये हमारे पास पनिशमेंट होती है जिसमें हम एम्प्लॉय को निकाल देते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी 4 C's मॉडल, ये आपकी असाइनमेंट में भी अभी आया है। कंपिटेंस यानी कि एम्प्लॉयर जो है किसी जॉब को करने के लिए कंपिटेंट है, इसको इवेल्युएट करना कि जब भी हम परफॉर्म जॉब पे रखते हैं, देखते हैं कि स्किल कैसी है, नॉलेज कैसी है, तो उसके लिहाज से हम रखते हैं। कमिटमेंट कि एम्प्लॉयर की क्या कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, क्या वो आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं, इनकी कोई कमिटमेंट ही नहीं है। कांग्रेंस के मतलब ये कि एम्प्लॉयर जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेटिस्फाई होंगे, ये ना हो कि उनको जॉब कर रहे हो काम और उसके बिहाफ में उनको पैसे ना सही तरीके से मिल जाए, स्ट्राइक हो, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो, इसी सारी चीज़ें वगैरह। उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है जी कोस्ट एफिशिएंटली। जो एम्प्लॉयर होते हैं इन टर्म ऑफ वेज, जो हमारी बेनिफिट है, रिवार्ड है, जितना काम करें उसकी एक अच्छी सैलरी उनको देनी चाहिए, नहीं कि 100 का काम हो और 20 रुपये में करवाया जाए। तो आगे हम चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज द रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर है हमारा टोटली सीएसएस के बारे में है। मोस्टली लोग सीएसएस के बारे में जानते भी होंगे। रिक्रूटिंग मतलब क्या रखना, जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो हमारा जो रिक्रूटिंग करता है वो FPSC करता है, ठीक है। वो किस तरह करता है, पब्लिक सेक्टर में 2 किस्म की वो जॉब्स को हायर करता है, 2 मेथड उसके हायर करने के। 2 मेथड हैं जी, 2 मेथड फॉर रिक्रूटिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। these are the through examination, other through direct advertisement। अगर वो ग्रेड 15 से पीछे है, ग्रेड 15 तक है, तो वो हमारे पास मैनेजरियल पोस्ट होती है, ये आपने बात याद रखनी है। 16 से और ऊपर जो हमारे पास 17 से अबव है वो हमारी मैनेजरियल पोस्ट होती है। तो मैनेजरियल पोस्ट में हम वो क्या करती हैं, हमसे एग्जामिनेशन लेते हैं, जिसको हम आजकल कहते हैं CSS का एग्जाम कहते हैं, जो पाकिस्तान का सबसे मुश्किल एग्जाम है। इसमें कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास 15 ग्रेड की थ्रू एडवर्टाइजमेंट पे करती हैं, और उसको सिलेक्ट कौन करता है, FPSC, ठीक है, याद रखना है। FPSC उसको एडवर्टाइजमेंट करता है और उसको रखा जा सकता है, ठीक है, वो रख लेता है। आगे इन्होंने बताया है कि ये जो है पुरानी इन्फॉर्मेशन लिखी, जो सीज का जो ग्रेजुएट है सीज का, वो मोर देन 26 ईयर से ज़्यादा ना होना, 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है सीज के एग्जाम में, तो वो अगर ग्रेजुएट बंदा है तो वो 26 साल से ज़्यादा ना हो, लेकिन अब इसका चेंज हो चुका है। लेकिन आपने बुक के लिहाज से लिखना है, इन द गवर्नमेंट कैन अप्लाई अंटिल द एज 30। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर हैं, जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, वो 30 एज तक अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्टली जो है हज़ारों के लोग जैसे इसका पेपर देते हैं, उसमें से 150 या 200 लोग जो है सिलेक्ट होते हैं। और ये जो सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन करने के बाद इनको 14 मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन है जिनमें इनको जॉब दी जाती है। यहाँ ऊपर भी लिखा होगा, ये लिखा हुआ 14 ऑक्यूपेशन इन पाकिस्तान ग्रेड। ये सारी जो हमारी ऑक्यूपेशन है, फिलीपींस में रेलवे हो सकता है, पब्लिक अफेयर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। अब क्या, व्हाट इज एस्टेब्लिश्ड डिवीजन। एस्टेब्लिश्ड डिवीजन इज अ ह्यूमन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू डू प्लान ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेशन to the FPSC and make job offer to provide for the 3 level of training। देखें, जैसे कि आपको पता है कि एक गवर्नमेंट है, वो एक काम एक बंदा नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिवीजन कर देती है। जब स्टेब्लिश डिवीजन इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, जब डिवीजन होती है तो वो हमारे पास क्या होती है, स्टेब्लिश डिवीजन होती है।
और ये जो डिवीजन है वो प्रोवाइड करती है 3 किस्म की ट्रेनिंग, प्री एंट्री ट्रेनिंग, मिड कैरियर ट्रेनिंग एंड सीनियर लेवल ट्रेनिंग। अब जैसे सीनियर ऑफिसर हैं उसकी भी ट्रेनिंग होती है, एडिशन उन्हें बताया था करियर प्लानिंग वगैरह सारा पता है। ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग में जाते हैं कि ट्रेनिंग होती क्या है, ट्रेनिंग का क्या मतलब है, एक एम्प्लॉयर की जो है उसकी कैपेबिलिटी उसको इंक्रीज कर, उसको नॉलेज देना, ठीक है। अब यहाँ उन्होंने बताया कि सिविल सर्वेंट एकेडमी एट लाहौर प्रोवाइड 10 मंथ ट्रेनिंग ऑल द कैंडिडेट हु साइन एंड द ऑक्यूपेशन वगैरह, यानी कि हर सिविल सर्वेंट होता है जो चीज करता है उसे 10 मंथ की ट्रेनिंग मिलती है सिविल सर्विस एकेडमी एट लाहौर, ठीक है, अगर उसका इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये मुखफ़फ़ पूछा जा सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकता है। ये प्रोवाइड करती है मिडिल लेवल मैनेजर की ट्रेनिंग, मिडिल लेवल ट्रेनिंग। उनके NIP रन एडवांस कोर्स ऑफ, अब उनके मिडिल लेवल ट्रेनिंग तो देती है लेकिन आल्सो एडवांस कोर्स भी देती है जो 19 ग्रेड ऑफिसर की होती है। द कोर्स इज मैंडेटरी फॉर द ऑफिसर टू प्रमोट BS90। मतलब अब उन्होंने ये कहा है कि जो मिडिल लेवल की ट्रेनिंग देती है 90 ग्रेड के लिए, इसके एडवांस कोर्स भी है, लेकिन इस एडवांस कोर्स को पास करने के बाद वो BS ग्रेड में जा सकता है अगर वो एक बंदा प्रमोशन चाहता है। उसके बाद शॉर्ट एंड स्पेशलाइज्ड कोर्स भी हैं जो 16 और 18 ग्रेड के भी हैं। सीनियर सर्वर BS20, BS का मतलब होता है स्केल, रिसीव ट्रेनिंग एट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कॉलेज एट लाहौर फ्रॉम द, ये सारी चीज़ें आपने लिखी हैं, ट्रेनिंग के बारे में लिखा है, आपने पढ़ लेना, इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए हम द सर्विस एंड अदर रिस्पेक्टिवली ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, अब क्या कैसे ट्रेनिंग, इनकम टैक्स ट्रेनिंग देती है, डायरेक्टरेट देती है, कस्टमर ट्रेनिंग, ये पर है। उनके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा था एम्प्लॉयर अप्रेजर, ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन आपने को कंफ्यूज नहीं होना। जब हम CS ऑफिसर जो सिविल सर्वेंट होता है उसकी जो इवैल्यूएट करें उसे और उसे जज करें, जो हम एज अ 1 ईयर पे जज करें, उसको एक पीरियड ऑफ टाइम पे जज करें, उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और जब इसकी परफॉर्मेंस जितनी भी है वो हम लिख कर एक रिपोर्ट बना ले, उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट। अब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PR का क्या है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। टू प्रोवाइड अथेंटिकल रिकॉर्ड ऑफ द ऑल सिविल्स, यानी कि ऐसे नहीं है कि हम लोग अपने पास से कोई ट्रेनिंग देते हैं, मतलब अथेंटिकल रिकॉर्ड, पूरी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए उसके बारे में कि वो काम सही कर रही, रिपोर्ट तैयार करने के लिए, और ये हमेशा रिटन होती है। ऑब्जेक्टिव रिटन PR कीप अंडर रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस सिविल सर्वेंट, तो वो ऑब्जेक्टिव भी रिटन करते हैं एक खास एक्ट के लिहाज से जिसे जो चल रहा है 1973 का। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सिलेक्शन टू न्यू अपॉइंटमेंट, और ये इंपॉर्टेंट है कि वो सिलेक्शन करता है न्यू अपॉइंटमेंट की, कैसे सिलेक्शन कर रहा है, किसको ट्रांसफर कर रहा है, किसको प्रमोशन कर रहा है, किस बलबूते पर किसी को निकाले, सारी चीजें देखनी। ये नहीं कि अपनी मर्जी से किसी को निकाले किसी को प्रमोशन करे, मतलब फॉर्म की बेहतरी के लिए वो अपना काम करे, ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए काम करे। इट इन्वेलप द अदर और यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल लाइक एप्टीट्यूड। अब ये भी होना चाहिए, देखिए सिविल सर्वेंट बनने के बाद बहुत से लोग उन पे एटीट्यूड आ जाता है, आम पब्लिक से बात नहीं करते, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका बिहेवियर कैसे आम पब्लिक से, ये भी हमने देखना है। ये अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट, तो सिविल सर्वेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है उसके 2 मेजर टाइप है, इंटरनल कंट्रोल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल में लेजिस्लेटिव, पब्लिक ओपिनियन, जुडिशियल वगैरह आ जाती हैं, और हमारे पास इंटरनल कंट्रोल पे हमारे पास ये सारे आ जाते हैं। इसमें मुत्तसिम, the action of civil servant that may cause harm to citizen are brought before the muttasim. We hear the graveness of citizen and decide whether the action of civil servant was correct in otherwise. अब क्या होता है, सिविल सर्वेंट कोई एक्शन लेता है और वो आम पब्लिक को नुकसानदेह होता है, तो वो क्या करता है, पहले मुत्तसिम जाकर अगर वो सुनता है कि हाँ कि ये एक चीज़ है तो वो जाता है, इन्वेस्टिगेशन करता है कि आया वो चीज़ है या नहीं है। मुत्तसिम, ये इंपॉर्टेंट है। हायरार्की क्या होता है, हायरार्की एक ही लेवल पे जाना, ठीक है। एट द लेवल एक्शन ऑफ मैनेजर आर सुपरवाइज आर मेंटर एंड बिकॉज हायरार्की हमने मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के लिहाज से एक मतलब एक सीक्वेंस से चेक करना। उसके बाद हमारे पास आता है हाउ इज HR इज इन पब्लिक सर्वेंट। यहाँ मैंने आपको बताया सिविल सर्वेंट का जो एक्ट चल रहा है 1973 चल रहा है। उसके बाद हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको स्किप करते हैं। अगला है हमारे पास चैप्टर नेक्स्ट, जिसमें बैकग्राउंड के बारे में बताया। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताई है पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड्स का डिफरेंट भी आ सकता है। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सिक्यूटेबल, ठीक है, याद रख लें, और पब्लिक गुड नॉन डिविजनेबल। प्राइवेट गुड एक्सिक्यूटेबल गुड एंड डिविजनेबल गुड। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, देखें, पब्लिक गुड एक गवर्नमेंट है वो हमसे टैक्स लेती है और इससे
पर पार्क बना लेती है। जब वो पार्क बनाएगी तो हर बंदा यूज़ कर रहा है, वो डिविजनेबल नहीं हो सकती क्योंकि वो गवर्नमेंट की मलकियत, जिसका दिल चाहेगा वो यूज़ करेगा। इसी तरीके से प्राइवेट कोर्ट में हम देख लें, एक बंदा अपनी सैलरी से कोई चीज़ खरीद रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए डिविजनेबल, जैसे वो बाइक खरीद रहा है क्योंकि उसकी मलकियत है, डिविजनेबल है। तो हमारे पास ये डिफरेंट है बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट गुड का। अब हमारे पास नीचे यही चीज़ें लिखी हुई हैं, आप चाहें तो पढ़ लें। अगला है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। पब्लिक फाइनेंस डील विद द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक फाइनेंस डील करती है फाइनेंस, जो मालियत होती है, मतलब पैसे होते हैं, वो डील करती है गवर्नमेंट के। उसके बाद हमारे पास नीचे 4 टाइप दी हुई हैं कि पब्लिक जो है पब्लिक हाउस होल्ड के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। एक लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, आपने देख लेने हैं इनको। मैं बताती हूँ कि इट विल बी डिक्रीज, यानी कि हमने ये करना, टैक्स लगाना है अमीर लोगों पर और स्पेंड करती है गवर्नमेंट उन एरिया पे जहाँ गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ कमी है पैसे की, इन्वेस्ट होना चाहिए ताकि लोगों को नौकरी मिले, लोगों में गुर्बत खत्म हो। तो वो क्या, लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट सेक्टर विल नॉट बी डेवलप अ पार्क एंड रोड। अब जैसे कि देखिए हमारे यहाँ बहुत सी ज़्यादा अगर रोड ठीक नहीं होंगे तो ट्रेड कैसे होंगी, रोड ठीक होंगे तो बाहर के लोग भी आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ वेल्थ, हमने क्या करना है, गरीब अमीर लोगों से पैसे लेकर और स्पेंड करना है गरीब लोगों को मतलब चैरिटी वेलफेयर कायम कर देनी है, चैरिटी लोगों को देनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट, अपनी जो गवर्नमेंट क्या करती है, चेक और बैलेंस रखती है प्राइस में। अगर गवर्नमेंट चेक और बैलेंस प्राइस में रखे तो प्राइवेट सेक्टर वाले इतनी प्राइस हाई कर लें कि अमीर लोग जो है चीज़ें परचेज करें, गरीब और गरीबों और इनको खाने पीने की भी चीज़ें ना मिल सकें। मतलब गवर्नमेंट ऑपरेट 3 लेवल, ये इंपॉर्टेंट है, 3 लेवल पे करती है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं कि गवर्नमेंट के जो सोर्सेज के हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। मेन सोर्सेज क्या है, गवर्नमेंट का टैक्स देना। पब्लिक रेवेन्यू में हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट इनकम। पब्लिक रेवेन्यू जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है उसमें जो उसे अर्निंग होती है वो गवर्नमेंट की क्या होती है, इनकम। टैक्स एंड इट इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, नॉन टैक्स सच एज फीस ग्रांट एंड इंटरेस्ट वगैरह। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है और उसको एक्सपेंड करती है मुख्तलिफ जगह पे, तो वो हमारे पास क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इट इन्वॉल्व इश्यू ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड पब्लिक बजट। ऐसी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्वॉल्व होती है फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कंट्रोल करती है कि कैसे हमें बजट बनाना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सारे हमारे पास आते हैं। फेडरल फाइनेंस, इट स्टडी द मल्टी लेयर विद द लेवल ऑफ गवर्नमेंट सच द गवर्नमेंट विद नेसेसिटी अ डिवीजन ऑफ फंक्शन। जैसे मैंने बताया एक गवर्नमेंट एक काम नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिवाइड कर देती है फेडरल मुख्तलिफ फंक्शन में। उसके बाद हमारे पास सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी, दोनों का यही मकसद है कि वो जो है काम करे, गुड एंड सर्विसेज बनाए और उसके बाद अर्न प्रॉफिट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर का जो ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर का वो क्या है, वो अर्निंग है। तो सिमिलैरिटी में सिर्फ यही है, और डिससिमिलैरिटी में ये है कि आप सिंपली इसको एक पॉइंट में आपको बता देती हूँ। पहला है कि जी प्राइवेट सेक्टर जो है वो बोरो कर सकती है, बोरो करती है लेकिन कम बोरो कर सकती है। गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा बोरो कर सकती है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन से कर सकती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से कर सकती है। और इट डेफिसिट कैन बी ओनली फॉर लिमिट टाइम पीरियड। डेफिसिट बैलेंस क्या होती है, जब आपकी इनकम जो है कम हो और आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो तो आपका डेफिसिट बैलेंस है। एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ बोरो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंट्रोल। यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, द गवर्नमेंट क्रिएट लीगल टेंडर करेंसी। गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है करेंसी की वैल्यू को और इसको सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। उसके बाद लिखा हुआ है प्राइवेट सेक्टर फॉलो मार्केट प्रिंसिपल। प्राइवेट सेक्टर मार्केट प्रिंसिपल फॉलो करती है, इसका काम है सिर्फ इसको मतलब प्रॉफिट के लिए काम करती है। पब्लिक प्रिंसिपल जो है वो गवर्नमेंट है वो पब्लिक प्रिंसिपल पे काम करती है, उसका काम लोगों की वेलफेयर है। उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू टेक लोन। गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म भी लोन ले सकती है, शॉर्ट टर्म भी ले सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन ले सकती है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने पढ़ लेना। आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास है बजट। बजट हमारे पास क्या होता है, बजट की यहाँ उन्होंने मुख्तलिफ नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे हम चलते हैं, बजट की डेफिनेशन बहुत डिटेल से लिखी हुई है। द बजट इज द इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। बजट एक इंस्ट्रूमेंट है जो फाइनेंशियल कंट्रोल और मैनेजमेंट करती है। समरी एक्सटेंड जहाँ इनकम लिखे होते हैं, एक्सपेंड लिखे होते हैं कि हमने कैसे इनकम करनी है, कहाँ से लेनी है, कैसे हमारे पास जो इनकम है उसको कैसे स्पेंड करनी है, सारी चीज़ें हमारे बजट पे लिखी होती हैं।
उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ अ पब्लिक इनकम। कंपोनेंट क्या है पब्लिक इनकम के? टैक्स। टैक्स के होते हैं वेरियस टाइप के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो आपकी इनकम में लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो आपकी चीज़ों पर लगते हैं। मतलब आप ड्रिंक परचेज कर रहे हैं, कोका कोला परचेज कर रहे हैं, उस पर लिखा होगा कि 10% सेल टैक्स। जो सेल टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी सारा आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स है। और नॉट रिसीव्ड में आकर आते हैं नॉन रिसीव्ड कंप्राइज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ टैक्स, टैक्स है गवर्नमेंट टैक्स लेती है और उसके ऊपर लीज फेयर के लिहाज से करती है, जिसको गरीब लोगों को देती है, उसकी हेल्प करती है। उसके बाद है पर्पस ऑफ टैक्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करना टू अचीव इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, जो हमारे अचीव इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, यानी कि इन्फ्लेशन जो हमारी महंगाई है उसको कंट्रोल करना, इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट देना एंड रिड्यूस ऑफ बैलेंस पेमेंट डेफिसिट, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस रखना। अगला है टैक्सेशन। टैक्सेशन में क्या आएगा? गुड टैक्सेशन क्या होती है? एक आदम स्मिथ ने बुक लिखी थी 1977, उसने गुड टैक्सेशन के कुछ प्रिंसिपल बताए थे। वो क्या बताए हैं कि गुड टैक्सेशन शुड बी इक्वल, हर किसी को टैक्स इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि गरीब है तो उससे बहुत ही कम टैक्स लेना, अमीर से बहुत ज़्यादा, हर किसी से इसकी एबिलिटी के लिहाज से टैक्स लेना, ठीक है। गुड टैक्स शुड बी सर्टन, पीपल जो है टैक्स इस तरह होना चाहिए कि आराम से दे सकें, ठीक है। ये नहीं हो कि नहीं हो। गुड टैक्स शुड बी सर्टन मतलब कि जो टैक्स है वो हर बंदे को पता होना चाहिए क्यों पे कर रहे हैं और लोगों के वेलफेयर के इस्तेमाल हो। गुड टैक्स शुड बी कन्वीनियंट मतलब गुड टैक्स ऐसा होना चाहिए कि हर बंदा उसको पे करना चाहिए, नहीं कि उसकी इनकम इतनी कम है उसका टैक्स बहुत ज़्यादा आ गया। और पाकिस्तान में सिंपल चल रहा है, सिस्टम चल रहा है कि टैक्स पे करने का, इनकम टैक्स के का PAY यानी कि पे ऑन योर अर्न, पे योर अर्न। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से। उसके बाद है टाइप ऑफ टैक्सेशन। टाइप ऑफ टैक्सेशन यहाँ मैं आपको बताया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या टैक्स होते हैं, इनके नीचे ओवरहेड दिए हुए, ये आपने लाजमी पढ़ने हैं, इसमें से 1 या 2 एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ टैक्स, अगर टैक्स देंगे तो हमारे मुल्क में गुर्बत खत्म हो जाएगी, जो गरीब है वो भी अच्छे तरीके से खा लेगा, उसकी भी लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, लोग एजुकेशन में एजुकेशन हासिल कर सकेंगे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर सकेंगे। सारी चीज़ें हमारे पास क्या कहते हैं टैक्सेशन पे आती हैं। आगे आगे हमारे पास ये चीज़ें इनको हम स्किप करना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।